जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ सप्लाई। एक नया टॉपिक आज का जो अभी हम लोगों ने अभी तक लेक्चर्स किए हैं वो सारे डिमांड से रिलेटेड थे। डिमांड का क्या मीनिंग है, उसकी क्या डेफिनेशन है, देन लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, उसकी इलास्टिसिटी और डिटर्मिनेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है हमने स्टडी किया। उसकी टाइप्स जो है वो डिटेल में स्टडी की। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ सप्लाई, that is supply of a product. So what is the meaning of supply? The quantity of a product which is offered for sale in the market at a certain price level. एक प्राइस जो है वो सेट की जाती है एक प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करने के लिए फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है वो चावल जब आता है नया तो उसकी एक सर्टन प्राइस तय की जाती है, क्योंकि चावल का जो एक मौसम होता है, ठीक है, तो उस मौसम से जो है वो रिलेट करके उसकी प्राइस को तय किया जाता है और फिर मार्केट में उसकी सप्लाई की जाती है। तो इसकी एग्जांपल मीनिंग ऑफ सप्लाई और इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 500 kg राइस is offered for sale in the market at rupees 40 पर kg। 500 किलोग्राम जो चावल है वो मार्केट में ऑफ़र किए जा रहे हैं फॉर सेल, और उनकी प्राइस क्या है, दैट इज़ 40 रुपीज़ पर kg। 1 kg जो है चावल जो है वो 40 रुपीज़ का है। दिस विल बी द सप्लाई ऑफ अ राइस। राइस की जो सप्लाई है एट अ सर्टन प्राइस जो सेल किया जा रहा है, तो उसको जो है हम सप्लाई कहेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई में और स्टॉक में, स्टॉक का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना। तो स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स होल्ड। जिस जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो भी कमोडिटी का होल्डर है या जो प्रोड्यूसर है, और सेलर्स जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उसको सेलर्स आप कह सकते हैं। जैसे ये हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं या ये मार्ट्स होते हैं वटेवर, तो उन्होंने जो है स्टोरेज अपनी एक की होती है, गोदाम सा एक उन्होंने रखा होता है जिसके अंदर उन्होंने सारे जो हम कमोडिटीज़ को स्टोर किया होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम कहते हैं स्टॉक करना, या उस चीज़ को, उस कमोडिटी को ज़ख़ीरा करना। वाइल ऑन दी, अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। अब जब उस स्टॉक को हम मार्केट में लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 400 बोरी जो है वो चावल पड़े हुए हैं गोदाम में, तो उसमें से हम 100 बोरी जो है वो मार्केट में लेके आते हैं और डिफरेंट शॉप्स पे सप्लाई करते हैं, और शॉपकीपर्स जो है आगे सप्लाई करेंगे जनरल कंज्यूमर्स को। तो वो जो है वो सप्लाई जो है उसको कहा जाता है। उस स्टॉक में से एक हिस्सा जो है उसको मार्केट में लाया जाता है फॉर दी पर्पज़ टू सप्लाई टू दी कॉमन कंज्यूमर्स, तो उसको हम सप्लाई करेंगे। स्टॉक हैज़ नो प्राइस। ज़ाहिर है एक चीज़ जो गोदाम में पड़ी हुई है, ज़ख़ीरा हुई है, उसकी तो कोई प्राइस नहीं होगी जब तक वो मार्केट में नहीं आती। सप्लाई ऑफ अ गुड हैज़ अ सर्टन प्राइस। जब वो स्टॉक में से कुछ जो हम उसका हिस्सा मार्केट में लेके आएंगे सप्लाई करने के लिए, तो उसकी एक सर्टन प्राइस तय की जाएगी, तब उसको सप्लाई किया जाएगा। Stock producer produce 2000 kg rice and keep it in godowns. This is stock of rice. तो गोदामों में जो चावल पड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 kg की इधर बात हो रही है, उसमें से अब कुछ जो है वो मार्केट में लाया जाएगा, और द राइस दैट इज़ केप्ट इन गोदाम व्हेन ब्रॉट टू मार्केट फॉर सेल इज़ द सप्लाई ऑफ राइस। ठीक, तो गोडाउन से जो जितने भी जो राइस है उसको मार्केट में लाया जाएगा, उसको जब आप एक सर्टन प्राइस पे आगे सेल करेंगे इन दी मार्केट, तो उसको हम कहेंगे सप्लाई। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था स्टॉक में और सप्लाई में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। इफ़ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसको मैंने आपको डिमांड का जो टाइप्स हमने पढ़ी थी उसमें एक था रिमेन्स इक्वल, सिट्रस पैरेबस भी इसको कहते हैं। ऑल अदर फैक्टर्स लाइक taste of a consumer, weather, fashion, ceteris paribus, if they are constant or they are equal, the quantity supplied of a product increases as a result of increase in the price. जो हमने क्वांटिटी डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड हमने जो स्टडी किया था, उसके अंदर तो ये था ना कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड, वो नेगेटिव रिलेशन था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है।
द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट यानी कि QS जो है दैट विल इंक्रीज व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो है वो मार्केट में एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर अब उस चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, वो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उससे उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रॉफिट में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है मार्केट में इंक्रीज़ करेगी। We can observe that when price increases and quantity supplied, as the producer are willing to get more profit, quantity supplied also increase. When price increases, quantity supplied increases as the producer are willing to get the more profit. This shows that price and quantity supplied has positive correlation. Positive correlation means increasing कर्व। तो इसको अगर हम यहाँ पे सिंपल ये टेबुलर फॉर्म में स्टडी करें तो यू कैन सी हेयर शुगर की अगर हम एग्जांपल लें, वी विल टेक द केस ऑफ शुगर पर केजी के लिहाज से। तो प्राइस जो है उसकी शुगर की पहले 16 थी, फिर शुगर की प्राइस 18 हो गई, फिर 20 हो गई, 22 रुपीज़। ओके, जब उसकी शुगर की प्राइस 16 थी तो सप्लाई जो थी मार्केट में जो प्रोड्यूसर दे रहा था वो 40 केजी थी 16 रुपीज़ पे। अब जब उसकी प्राइस बढ़ गई तो उसने भी अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आना शुरू हो गया था। 18 से जब प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ हुई तो सप्लाई 80 से 120 केजी हो गई, 20 से 22 रुपीज़ हुई तो 120 से 160 केजी जो है वो उसकी जो भी सप्लाई थी वो बढ़ती चली गई। इफ़ वी विल मार्क इट ऑन डायाग्राम, अगर हम इसकी देखें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो आप देख सकते हैं दिस इज़, यहाँ पे हमने जो है लास्ट टाइम क्वांटिटी डिमांड ली थी तो अब हम क्वांटिटी सप्लाई लेंगे और प्राइस जो है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू दी टेबल प्राइस 16, 18, 20 एंड 22 वी आर लोकेटिंग द पॉइंट्स। और यहाँ पे हम 40 के डिफरेंस से लेंगे, 40, 80, 120 एंड 160। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 16 थी, यू कैन सी हेयर, जब 16 थी तो हमारी जो सप्लाई थी वो 40 केजी थी, और जब प्राइस 18 रुपीज़ हुई तो 80 केजी सप्लाई हो गई, जब प्राइस 20 रुपीज़ हुई तो 120, नाउ दिस इज़ 22 एंड वी हैव गॉट 160 पर केजी। So if we draw the graph or we'll draw the curve of quantity supply, this is the quantity supplied curve। और क्वांटिटी सप्लाई कभी भी ज़ीरो नहीं होती, जस्ट रिमेंबर। क्वांटिटी सप्लाइड अगर मैं जनरली बात करूं तो आपको होगा मार्केट में कभी भी कोई चीज़ ज़ीरो में नहीं अवेलेबल होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी, जैसे चीनी हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती है, चावल हमेशा मार्केट में अवेलेबल होता है, ये जनरल कमोडिटीज़ की बात हो रही है। तो इनको कभी भी आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यू कैन नेवर स्टार्ट क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम ज़ीरो, कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। सो दिस वॉज द जनरल इक्वेशन। ओके, नाउ दी इजम्पशंस। कौन कौन सी ऐसी इजम्पशंस हैं जिनके ऊपर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी जो है वो डिपेंड कर रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? वेज, रेंट, रेंट ऑफ लैंड, वेज ऑफ लेबर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये कांस्टेंट कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेज की बात करती हूँ तो एक जो मज़दूर है उसको अगर चीनी के प्रोडक्शन में शामिल किया गया है और उसको हर मंथली पे अगर मैं बात करूँ, मंथली वेज है उसकी 5000, तो ये लॉ होल्ड करने के लिए उसकी वेज 5 से ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कहती है, क्योंकि द टोटल ऑफ दीज रिवॉर्ड्स इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन गुड। इन चारों चीज़ों का जो ये रिवॉर्ड्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के, और इनका कांस्टेंट होना जो है वो दैट इज़ मस्ट।
अगर तो ये कांस्टेंट नहीं होंगे, किसी भी एक चीज़ का रिवॉर्ड थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो उससे जो है लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं कर सकेगा। द रीज़न इज़ दैट विद अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज रादर देन फॉलिंग। ठीक है, तो इससे जो है वो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड पे जो है वो काफ़ी अफेक्ट होगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट assumption, प्रोडक्शन टेक्निक्स शुड नॉट चेंज। नेक्स्ट assumption है जी प्रोडक्शन टेक्निक। आप एक टेक्निक जो आज यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैनुअली काम करना चाहते हो मज़दूरों को लगा के, तो फिर 100 साल तक अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड और लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करे, तो वही जो टेक्निक है उसको आपने यूज़ एज इट इज़ जो है वो 100 सालों तक करते जाना है। उसमें किसी किस्म की रेनोवेशन नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म की कोई न्यू टेक्निक जो है वो ईजाद नहीं होनी चाहिए। द रीज़न इज़ दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। ठीक है, जाहिर है जहाँ पे 10 मज़दूर काम कर रहे हैं वहाँ उनकी जगह आप एक मशीन ले आएँ तो उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर उस तरह डिक्रीज़ हो जाएगी ना। मशीन जो काम लोग 10 घंटे में करते थे वो अब 5 घंटों में होना शुरू हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो लॉ ऑफ सप्लाई है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड जो है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो होल्ड नहीं करेगा। तो ये दो मेन अजम्पशंस हैं, जब तक ये कांस्टेंट नहीं होगी लॉ ऑफ सप्लाई विल नेवर होल्ड। सो ये थोड़ा सा इंट्रो था सप्लाई का, लॉ ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंजेस इन सप्लाई। जैसे हमने डिमांड में चेंजेस किए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल, इसी तरह सप्लाई में भी करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।